हेलो दोस्तों, चलो फिर डे 18 का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज के टॉपिक्स क्या थे हमारे पास? पहला टॉपिक था पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति। तो इसको समझ लेंगे हम। इसी के अंतर्गत एक पॉलिसी को भी, गवर्नमेंट की कोई एक पॉलिसी है उसको समझेंगे जो करंट में न्यूज में रही है। जैसे नई जनसंख्या नीति जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई थी, इसको हम समझ लेंगे लोक नीति के अंतर्गत। इसके बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली, यह टॉपिक्स हैं आज के तीनों हमारे। डिस्कशन शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं अब हम लोक नीति पर। देखो, पब्लिक पॉलिसी के बारे में आप लोग क्या पढ़ते हो और क्या अगर लिखना होगा, इंट्रोडक्शन के स्तर पर यदि चीजें बतानी होंगी आपको, तो लोक नीति पर अगर स्पष्ट समझ है आपकी, तो इंट्रो बनाने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। देखो भाई, यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग की बात की जाएगी और पॉलिसी के केंद्र में कौन रहेगा, यहाँ आपका क्वेश्चन से ही, शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि पब्लिक आपका केंद्र में रहेगा। यानी कि पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ कोई भी पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। और इसके स्टेक होल्डर, देखो तीन प्रमुख स्टेक होल्डर रहेंगे किसी भी पब्लिक पॉलिसी के बारे में जब भी लिखना है। एक, जो नीति का निर्माण कर रहा है, यानी कि पॉलिसी मेकिंग का काम जो कर रहा है। दूसरा, यह पॉलिसी किसके लिए बनाई जा रही है, तो आप बताओगे जनता के लिए बनाई जा रही है, जिसे लोक बोल रहे हो आप। तीसरा कौन है भाई? तीसरा है इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाली इकाई। वह कौन है? वह है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। तो तीन इसके प्रमुख आपके स्टेक होल्डर हैं और इसी स्टेक होल्डर के इर्द गिर्द ही सारे पॉइंट्स देखो अभी निकल कर आ जाएंगे। सबसे पहले आप बताओगे कि कोई भी पब्लिक पॉलिसी होती है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है लोक कल्याण, है ना। लोक कल्याण को, पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ही आपकी पॉलिसी मेकिंग की जाती है, लोक नीति का निर्माण किया जाता है। और ऐसी आपको, जो आप समझ लीजिएगा, इस तरीके की भावना आपका संविधान कहां पर रखता है? बोले डीपीएसपी के अंतर्गत। यानी कि यहां हम डीपीएसपी को भी रेफरेंस लेते हुए समझ सकते हैं, जहां सरकार को यह दायित्व दिया गया है कि भैया आप लोक कल्याण में अपनी जितनी भी नीतियां हैं, सारी नीतियों का निर्माण कीजिएगा, है ना। इसी संदर्भ में सरकार के द्वारा पॉलिसी मेकिंग की जाती है। और मुद्दे कौन से उठाए जाएंगे भैया? देखो, लोगों के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा। और क्या जरूरी है? स्वास्थ्य, डेवलपमेंट। तो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। इसी थीम पर बेस्ड रहते हुए, इसी थीम पर आधारित रहते हुए आपकी पॉलिसी मेकिंग की जाती है। समझ में आ गया होगा कि भाई यह पब्लिक पॉलिसी है क्या आपकी। फिर बात करते हैं आगे, पब्लिक पॉलिसी बनाने से क्या ऑब्जेक्टिव है ना, क्या ऑब्जेक्टिव, आखिर उद्देश्य क्या होता है इसका और क्या संभावनाएं बनती हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव, यह रहता है कि सरकार और नागरिकों के बीच में विश्वसनीय संबंध स्थापित होते हैं। जितनी बेहतर आपकी पब्लिक पॉलिसी होगी, उतना ही ज्यादा नागरिकों का विश्वास बनेगा सरकार के ऊपर। अब कोई अगर मान लीजिए पब्लिक पॉलिसी बना रही है ना, कोई सरकार बनाती है और उसको लेकर के नागरिकों के मन में कोई अगर नकारात्मक छवि बैठ जाती है, तो उनके मध्य में जो विश्वसनीय संबंध है वो कमजोर होगा कि नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा। तो इसलिए यहां भी समझना है पब्लिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके अलावा सार्वजनिक हित और भविष्योन्मुखी होती है। कहने का मतलब है, सार्वजनिक हित का तात्पर्य क्या है? सभी के हित यहाँ पर शामिल होते हैं। यानी कि केवल पब्लिक पॉलिसी जो भी निर्माण की जाएगी, यहाँ वंचित वर्गों को जरूर ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ये सारी जरूरतें जो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, यह बेसिक नीड्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वंचित वर्गों को, तो उन्हें ध्यान में रखा जाएगा। जब उनकी जरूरतें पूरी होंगी तो वहां हित जो कहलाएगा आपका सार्वजनिक हित कहलाएगा। और भविष्योन्मुखी होती है, यानी कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही यह पॉलिसी मेकिंग की जाती है। यह बेसिकली हो गई पब्लिक पॉलिसी पर एक बेसिक समझ। फिर आते हैं इसके कंपोनेंट, देखते हैं पब्लिक पॉलिसी बनाते समय क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए। इसको एक एग्जांपल के तौर पर, कोई आप प्लान बनाते हो ना, कोई भी प्लान बनाते हो, अगर किसी प्लान को आप बना रहे हो, उसमें क्या क्या ध्यान रखते हो? सरकार भी कोई भैया पॉलिसी बनाएगी तो उसमें देखेगी क्या क्या ध्यान रखना है उसको। पहला, यह जन केंद्रित होनी चाहिए, समझना ध्यान से। एक तो यह जन केंद्रित होगी, यानी कि जो लोग हैं, लोगों के लिए जब बना रहे हो तुम पॉलिसी, तो लोगों को तो केंद्र में रखना ही पड़ेगा और लोगों की डिमांड को समझना पड़ेगा। तभी आपको क्या करना है, कोई भी पब्लिक पॉलिसी का निर्माण करना है। इसी संदर्भ में जन केंद्र में रहेगा, सार्वजनिक हित में बनाई जाएगी। इसके साथ साथ शासन के निर्णयों का ध्यान में रखना पड़ेगा और सामूहिक क्रिया के साथ में इस, देखिए सामूहिक क्रिया क्यों जरूरी है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन किसी एक के बस की बात तो है नहीं। सरकार ने अगर मान लीजिए नीति का निर्माण कर दिया, यदि इंप्लीमेंट कराना है तो किसके साथ मिलकर चलना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एनजीओ की मदद लेनी पड़ सकती है, इसके अलावा आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद लेनी पड़ सकती है। तो बहुत सारे संगठन है जो समन्वय के साथ सामूहिक रूप से काम करेंगे, तभी यह पॉलिसी जो है आपकी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सकेगी। और इसके साथ कोई एक लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही यह पॉलिसी मेकिंग की जाती है। क्लियर? अब इसके स्टेप समझ लेते हैं भाई, लोक नीति के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। देखो, स्टेप बाय स्टेप अगर चीजों को समझोगे तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप वहां की सरकार क्या करेगी, कोई अगर पॉलिसी बना रही है, पहले डिमांड को समझेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, शिक्षा पर या स्वास्थ्य पर, किसी भी एक विषय को उठा लीजिए। स्वास्थ्य पर मान लीजिएगा कोई पॉलिसी बनाना चाहती है सरकार, तो पहले मांग समझेगी, देखेगी अगर प्राइमरी हेल्थ
सेंटर की जरूरत है वहां पर, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा की वहां पर जरूरत है लोगों को। तो उस संदर्भ में सरकार एक नीति बनाएगी भाई कि प्राथमिक स्वास्थ्य को लेकर के यह पॉलिसी डिसाइड की गई है, ये गाइडलाइंस है, इनको फॉलो करना पड़ेगा। और इनको फॉलो कराना किसे है? एडमिनिस्ट्रेशन को कराना है। तो इस आधार पर आपका पॉलिसी का निर्धारण होता है। इसके बाद भाई पॉलिसी का निर्धारण तो हो गया, अब लोगों तक इस बारे में जो गाइडलाइंस दी गई हैं, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसकी समझ भी तो होनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारी जनता, हमारे जो लोग हैं इतना अवेयर तो होते नहीं है। तो बोले दूसरा जो स्टेप होता है, इसका पहला स्टेप हमने समझा निर्धारण, है ना, मेकिंग का। दूसरा आया नीतिगत शिक्षा, यानी कि अवेयर करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। यहाँ आप संचार माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, ई माध्यमों का प्रयोग करती है ना, या घर घर जाकर के, डोर डोर जाकर के उन्हें अवेयर करने का काम कर सकती है। इस तरीके के जो कई सारे माध्यम होते हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है और जागरूकता फैलाई जा सकती है जो भी पॉलिसी आपकी बनाई गई है। प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर के समझना यहाँ ध्यान से, अभी हमने एक विषय ले लिया है स्वास्थ्य को लेकर के, कोई नीति का निर्माण किया जा रहा है। पहले नीति का निर्धारण किया जाएगा वहां की डिमांड को समझते हुए, फिर भाई जागरूकता फैलाई जाएगी लोगों के बीच कि समझो कि हमने जो नीति बनाई है इससे आप कैसे लाभान्वित होंगे। तीसरी बात आती है कि अब इस नीति का इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होगा और किसकी मदद से होगा? प्रशासनिक संस्थाओं के द्वारा। भैया प्रशासनिक जो तंत्र है पूरा कार्य क्या करता है? कार्य तो यही कर रहा है कि आपको क्या है, कोई भी सरकार के द्वारा नीति बनाई गई है इसको इम्प्लीमेंट करो बेहतर सफल तरीके से, तभी तो आप जनता और सरकार के बीच में बेहतर कड़ी के रूप में स्थापित हो पाओगे। तो तीसरा काम हो गया पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के। चौथा है नीतिगत मूल्यांकन। अब देखो भाई 3 स्टेप पूरे हो चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें हमने समझी। पॉलिसी जो है आपकी इंप्लीमेंट हो चुकी है, फिर यह देखा जाएगा कि भाई किस हद तक यह सफल हुई है। जो परिणाम आपके देने चाहिए थे किसी पॉलिसी के, जो डिसाइड किए गए थे, लक्ष्य जो आकर निर्धारित किया गया था कि यह पॉलिसी जो आपकी बनाई गई और जो इंप्लीमेंट की गई, यह क्या वह परिणाम दे पाई है? यदि नहीं दे पाई है, कुछ मान लीजिए कमी रह गई है, तो दोबारा से क्या किया जाएगा? इसकी सफलता और असफलता पर विचार किया जाएगा, सुधार किया जाएगा और दोबारा से उसे लागू किया जाएगा और बचा हुआ जो वर्ग रहेगा उसे पुनः लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। बेसिकली किसी भी पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में या मेकिंग में यही सारी चीजें तो ध्यान रखनी पड़ती हैं। आसान है समझना अगर स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझा जाए। अब हमने देख लिया कि स्टेप समझे कि पॉलिसी मेकिंग से लेकर के पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और फिर आगे उसका कैसे फीडबैक ध्यान में रखते हुए दोबारा इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे सफल अधिक से अधिक लोग व्यापक रूप से, जैसे सार्वजनिक हित की जो बात की गई, जो सार्वजनिक हित की बात की जाती है कि सभी का हित इसमें शामिल हो जाए, तो उनका हित कैसे शामिल हो सकता है? ये चारों जो स्टेप हैं इनको सही ढंग से अगर इनको फॉलो किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोक कल्याण उसका उद्देश्य होता है पब्लिक पॉलिसी का, या सार्वजनिक हित जो उद्देश्य होता है पब्लिक पॉलिसी का, इसको फुलफिल किया जा सकता है। क्लियर? अब आते हैं लोक नीति निर्माण पर। कई कारण हैं जिनका प्रभाव आपको दिखाई देगा। जैसे बना रही है सरकार तो उसकी राजनीतिक जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वह जरूर यहाँ पर दिखाई देगी आपको किसी भी पॉलिसी की मेकिंग में, है ना। यदि मान लो एग्जांपल ले लो, बीजेपी के द्वारा कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसकी आइडियोलॉजी दिख जाएगी, कांग्रेस के द्वारा बनाई जाएगी तो उसकी आइडियोलॉजी दिख जाएगी। सीधी सी बात है, जो सत्ता में रहेगा अपने हितों को भी ध्यान में रखते हुए ही पॉलिसी मेकिंग करता है। दूसरा जनमत प्रभाव, यानी कि जनता का प्रभाव कितना है। अगर जनता बहुत अधिक जागरूक नहीं है, बहुत अधिक सक्रिय नहीं है, तो पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर उसका प्रभाव जरूर दिखता है। इसीलिए जनता को अवेयर रहना बहुत जरूरी होता है। तीसरा है वैश्विक प्रभाव, यानी कि वैश्विक स्तर पर भी देखा जाएगा कि किसी विषय पर यदि पॉलिसी बनाई जा रही है तो उस विषय पर वैश्विक जो नजरिया है वह क्या है ना, उसको भी ध्यान में रखते हुए। यदि मान लीजिए वैश्विक जगत जो है निष्पक्ष है तो वहां जो पॉलिसी मेकिंग होगी राष्ट्रीय दायरे में रहते हुए, राष्ट्रीय संदर्भ में ही, आपकी नेशनल दायरे में ही रहते हुए बनाई जाएगी। यदि वैश्विक जगत भी उसको लेकर के सजग है और बनाए हुए नजर की भाई देख रहे हैं कि राष्ट्र कैसी पॉलिसी बना रहा है ना, किसी विषय पर जो पॉलिसी मेकिंग कर रहा है वो कैसे कर रहा है, तो उस पर प्रभाव आपको वैश्विक प्रभाव भी दिखाई देगा। स्टेप बाय स्टेप ही सोचना है, पहले जो बना रहा है उसके स्तर पर सोचो, फिर जिसके लिए बनाई जा रही है उसके स्तर पर सोचो, फिर भाई इसका कहीं ना कहीं क्या प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिलेगा, तो फिर आप वैश्विक प्रभाव भी देख सकते हो। तो पॉलिसी जो मेकिंग है, लोक नीति के निर्माण पर इन कारणों का प्रभाव देखा जा सकता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? बहुत आसान है इंपॉर्टेंस समझना इसका। कैसे समझोगे? ऑब्वियस सी बात है, जनता से ही शुरू करो, है ना। जो इसके स्टेक होल्डर है उसी पर सोचना है। 3 प्रमुख स्टेक होल्डर है आपके। एक है आपका जनता, और जनता की शासन में विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसका पहला इंपॉर्टेंस देखो हमें नजर आया यहाँ। दूसरा, वंचित वर्गों को प्रमुख रूप से लाभान्वित करना इसका उद्देश्य होता है। क्योंकि लोक कल्याण अगर करना है तो लोक कल्याण की जरूरत जिन्हें है और किन्हें है, वंचित वर्गों को है, तो वंचित वर्गों को मुख्य धारा में समावेश करना। दूसरा प्रमुख महत्व यह समझ में आएगा। तीसरा, राज्य की यहाँ से प्राथमिकता स्पष्ट होती है। अब भैया जो राज्य है, जो पॉलिसी मेकिंग कर रहा है ना, पब्लिक पॉलिसी बना रहा है, उसको उसके संदर्भ में क्या होता है, उसकी प्राथमिकता भी यहाँ से स्पष्ट हो जाती है। क्या उसकी प्रायोरिटीज हैं,
उसके बाद समाज की समस्याओं की पहचान होती है और उनका समाधान प्रस्तुत होता है। ये सारे इसके इंपॉर्टेंस हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं इसके सामने कुछ बाधाएं। देखो भाई, पब्लिक पॉलिसी इतना ज्यादा सफल तो है नहीं, और इतना ज्यादा सफल क्यों नहीं हो पाती हैं, उसके ही कारण अगर यहाँ समझ लो तो यहाँ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि हमने स्टेप जब समझ लिए हैं पॉलिसी मेकिंग के क्या क्या होते हैं, उन्हीं एक एक चरणों पर देखो समझो। यहाँ पर अगर बाधाएं आपको निकालनी है तो ऐसे कुछ भी आपको नहीं सोचने लगना है। एक फ्रेमवर्क बनाओ अपने दिमाग में कि कोई पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के संदर्भ में अगर आपसे पूछे भैया कहाँ कहाँ चुनौती हैं, तो आप कैसे सोचोगे? आप बताओगे पहले हम सोचते हैं यार कि जब निर्माण किया जा रहा होगा वहां पर क्या क्या चुनौतियां हैं, फिर जब जागरूकता फैलाई जा रही होगी उसको लेकर के जनता के बीच में, तो वहां क्या क्या चुनौतियां हैं। तीसरा स्टेप क्या था? इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि मूल्यांकन जब किया जा रहा, सॉरी जो क्रियान्वयन किया जा रहा होगा, इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा होगा, वहां पर क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। चौथा है मूल्यांकन, यानी कि जब फीडबैक लास्ट में देखना है, फीडबैक के स्तर पर क्या क्या चुनौतियां हैं। इतने पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे और फिर बाधाएं आप आसानी से जब बता लोगे तो इन्हीं बाधाओं या इन्हीं चुनौतियों पर ही तो समाधान खोजना है ना। इन्हीं चुनौतियों पर समाधान खोजते हो अपना आंसर कंप्लीट कर देना है, जो भी पूछा जाएगा पब्लिक पॉलिसी पर, कोई प्रश्न आ जाएगा आपसे लिखने के लिए। तो अब देखते हैं कि निर्धारण के स्तर पर सबसे पहले जब पॉलिसी मेकिंग हो रही थी, पब्लिक पॉलिसी का निर्धारण हो रहा था, वहां पर चुनौती क्या क्या आ सकती है। पहली चुनौती डिमांड के स्तर पर है, यानी कि जनता की यदि डिमांड ही क्लियर नहीं होगी, यानी कि जनता की अगर हम डिमांड ही नहीं समझ पाएंगे, सरकार नहीं समझ पाएगी, तो पॉलिसी मेकिंग उसके लिए बहुत टफ हो जाएगी, है ना, बहुत अस्पष्ट हो जाएगी। तो पहली चीज है कि स्पष्टता नहीं मिल पाती है जनता की। और स्पष्टता क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि जनता इतना अवेयर नहीं है। बोली जनता क्या है, स्पष्ट रूप से यही नहीं बता पाती है ना, बहुत जगहों पर तो कि यह पता ही नहीं है कि उसे कौन कौन सी मौलिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब जब उसको यही समझ नहीं है किसी विषय पर, तो वह क्या स्पष्ट रूप से सरकार के सामने अपना पक्ष रखेगी। तो इसीलिए जनता के मांग स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाती, पहला यह समझ में आया। दूसरा, राजनीति से प्रेरित होकर, अभी बताया था कि किसका प्रभाव दिखेगा, राजनीतिक विचारधारा का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जब प्रभाव दिखता है तो स्वाभाविक सी बात है जो आपकी पॉलिसी है यह उससे प्रेरित हो सकती है राजनीति से। यानी कि आपकी जो आपकी ये पॉलिसी है ना, ये आपकी राजनीति से प्रभावित हो सकती है भाई, है ना। दूसरी ये समस्या एक देखी जा सकती है। तीसरी है कोई व्यवस्थित विश्लेषण नहीं है हमारे पास, यानी कि जब तक आप बढ़िया से आप कोई अगर टारगेट बना रहे हो और आपने अपनी डिमांड नहीं समझी, आपने बढ़िया से विश्लेषण किए बिना ही अपना टारगेट सेट कर लिया। अब मान लो पेपर 5 में हम 20 से कहीं से शुरू कर देते हैं ना, हमने एक क्रम से शुरू किया सिलेबस को देखते हुए, जैसे हिस्ट्री, इसके बाद हमने पॉलिटी का एंगल उठा लिया है, ठीक है, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी खत्म कर लिया है। तो क्रमानुसार हम एक एक सब्जेक्ट को खत्म करते हुए जा रहे हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे से विश्लेषित करके हमने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, 18वां दिन है आज, और हमने एक एक करके सारे प्रश्न भी लिखे हैं और सभी टॉपिक को समझ लिया है। और जो शुरू से जुड़े हुए होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा, टॉपिक्स पर उनकी समझ हो रही होगी। और पेपर 5 जो है, अब गवर्नेंस छोड़ दिया जाए, पॉलिटी का सेक्शन लगभग कंप्लीट हो गया, आज इसका लास्ट लेक्चर हो जाएगा, इसके बाद केवल गवर्नेंस रहेगा। वही एक मेजर टॉपिक है, पेपर 5 हम कंप्लीट कर लेंगे। जो कर रहे होंगे वो ठीक है, नहीं कर रहे होंगे तो अगले साल फिर पेपर आएगा, है ना भाई। पेपर थोड़ी ना, पेपर तो हर साल आता है, करना है, करने वाले हैं जो कर रहे होंगे, सीरियस लगे हुए और शुरू से लगे हुए भी हैं कंसिस्टेंटली, कुछ लोग लिख रहे हैं और उनको फायदा भी दिख रहा है, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। पब्लिक पॉलिसी जब आप निर्धारित कर रहे थे उस समय क्या क्या चुनौतियां थी, देख ली हमने। दूसरा है शिक्षा के स्तर पर, यानी कि जब जागरूकता फैला रहे थे। जागरूकता के स्तर पर पहली है कि भाई हम अवेयरनेस उतना नहीं फैला पाते हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जनता तक, तो एक समस्या यह आती है। दूसरी डिजिटल निरक्षरता है भाई। पीछे पिछला लेक्चर देखा होगा तो वहां बताया था डिजिटल डिविडेंड, मतलब जो डिजिटल विभाजन है, यानी कि लोगों तक इंटरनेट की पहुंच ही नहीं है या डिजिटली टेको फ्रेंडली लोग नहीं है, तो इसी को बोलते हैं डिजिटल निरक्षरता। अब कोई सरकार, अगर मान लीजिए राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश की, यह कोई पब्लिक पॉलिसी बनाती है और संचार माध्यमों से जागरूकता फैलाना चाहती है, लेकिन भैया जब डिजिटली ही हम साक्षर नहीं है तो हम कहां से जान पाएंगे आप क्या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज दे रहे हो, क्या आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज दे रहे हो। तो उसके लिए डिजिटल रूप से साक्षर होना बहुत जरूरी है। तीसरा है जन भागीदारी बहुत कम होती है। अब भैया जिसके लिए हम पॉलिसी बनाए हैं उसी की भागीदारी नहीं दिखाई देगी, वो कहता हमें नहीं मतलब है यार, है ना, ये सब चीजों से क्या है, क्लीम झाम करके किनारे निकल जाता है, ठीक। तो इसीलिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है, जनता को समझाना बहुत जरूरी है भाई, तुम्हारे ही फायदे के लिए यह नीति बनाई जा रही है। तीसरा है नीतिगत क्रियान्वयन। अब इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर आते हैं तो एक समन्वय की कमी दिखती है, समन्वय की समस्या दिखती है प्रशासनिक स्तर पर, है ना, प्रशासनिक स्तर पर एक समन्वय की समस्या। और प्रशासन में जो जो समस्याएं हैं, जैसे लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें जब मौजूद होंगी तो कोई पब्लिक पॉलिसी को क्यों इंप्लीमेंट करना चाहेगा भाई। वो तो मौज करेगा, अपना भ्रष्टाचार से पैसा कमाएगा बढ़िया और किनारे बैठेगा, जैसा आजकल आप देखते हुए हो कि प्रशासनिक तंत्र में यह समस्याएं मौजूद हैं, लाल फीताशाही मौजूद है ना। तो यह इसलिए यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन के स्तर पर समस्याएं आ सकती हैं।
चौथा है मूल्यांकन। अब नीतियों का मूल्यांकन बहुत जरूरी है। जब तक आप मूल्यांकन नहीं करोगे, जैसे आप टेस्ट देते हो, आप आंसर लिखते हो और आंसर के बाद यदि फीडबैक नहीं होगा, फीडबैक के बाद फिर आगे आप सुधार कैसे करोगे, और सुधार अगर नहीं करोगे, है ना, सुधार करते हुए दोबारा नहीं समझोगे चीजों को, तो जैसे आप लिखते चले आ रहे हो वैसे ही आप आगे अनंत काल तक लिखते रहोगे, कोई वहां पर सुधार नहीं हो पाएगा आपकी आंसर राइटिंग में। इसीलिए फीडबैक बहुत जरूरी होता है, और यह फीडबैक जरूरी नहीं कि सामने से ही आपको फीडबैक दिया जाए तभी समझो। कुछ कॉपीज रहती हैं अच्छी जो टैग कर दिया जाएंगी, कि टैग कर दी जाया करेंगी, वहां से आप क्या किया करो, कुछ पॉइंट्स आपको मिला करें अच्छे, तो खुद स्व मूल्यांकन किया करो, है ना। कुछ आप क्या किया करो, अपने नोट्स देखा करो, नोट्स से आप खुद ही मूल्यांकन किया करो, और फिर आगे अपने आंसर्स को लगातार अच्छा करने का प्रयास करते रहा करो, ठीक। तो यही फीडबैक की जरूरत होती है पॉलिसीज में, पब्लिक पॉलिसीज में। यहाँ होना क्या चाहिए, एक बेहतर शिकायत, एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली हो, यानी कि जनता की यदि कोई महत्वाकांक्षाएं मान लीजिए रहती हैं, कोई पब्लिक पॉलिसी में, भाई मान लीजिए जनता के स्वास्थ्य को लेकर के कोई नीति बनाई गई, अब उन नीतियों का अनुपालन नहीं हो रहा है, क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जनता शिकायत करना चाहती है, जनता जागरूक है, जनता शिकायत करना चाहती है, उसकी शिकायत सुनी नहीं जा रही है, तो शिकायत निवारण जो प्रणाली है उसको मजबूत करो। फीडबैक व्यवस्था कमजोर है, यानी कि आप फीडबैक अगर नहीं बेहतर दे पाओगे तब भी यहाँ समस्या आएगी। तो ये सारी कुछ आपको चुनौतियां दिखाई देंगी, इन्हीं का समाधान खोजते हुए आपको सुझाव देने हैं, है ना। आपसे जरूर पूछा जाएगा, भाई जो पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसीज हैं, इनमें जो जो खामियां हैं आपको दिखाई देती हैं, जिन जिन स्टेप्स में, इन सारे स्टेप्स में खामियों को आप दूर कैसे करोगे, बताओगे। भाई विश्लेषकों की भूमिका हम बढ़ाएंगे, शुरुआती स्तर पर जब हम पॉलिसी मेकिंग करेंगे, पब्लिक पॉलिसी को मेकिंग करेंगे, तो वहां विश्लेषक हम बढ़ाएंगे ताकि बेहतर तरीके से मांग को समझ सकें और निर्माण बेहतर हो सके। तो पहला हम ये बताएंगे। दूसरा है कि जनता के मत की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसी संदर्भ में पोर्टल सीएम जैसे आप पोर्टल को रेफरेंस में दे सकते हो कि यहाँ सीएम पोर्टल पर जनता क्या रख सकती है, अपनी मांगे रख सकती है, और जनता के मत को समझते हुए ही सरकार आगे डिसाइड करेगी क्या हमें पब्लिक पॉलिसी बनानी है। क्लियर। फिर सोशल मीडिया की एक बड़ी भूमिका रहती है। यहाँ डिजिटल डिविडेंड जो फैला हुआ है, जो डिजिटल विभाजन है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, है ना। यहाँ साक्षर करने की जरूरत है डिजिटली पहले, फिर यह सोशल मीडिया जैसे माध्यम को बेहतर तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। अगला है लक्षित दृष्टिकोण, मतलब जो टारगेटेड अप्रोच है, टारगेटेड अप्रोच के साथ में हम किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। एग्जाम्पल जैसे आप बता सकते हो, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए अलग तरीके से, अवध क्षेत्रों के लिए अलग तरीके से, वहां की मांगों को समझते हुए हम पॉलिसी मेकिंग करेंगे और फिर इंप्लीमेंट करेंगे। फिर सामाजिक ऑडिटिंग, है ना, सामाजिक अंकेक्षण जिसे बोलते हैं आप, सोशल ऑडिटिंग जिसे बोलते हैं, इसका प्रयोग किया जाएगा, यानी कि समाज के वर्गों का मत दिया जाएगा, वहां से मूल्यांकन फीडबैक उनका लिया जाएगा, और समाज के वर्ग जब मूल्यांकित करेंगे आपकी पॉलिसी को तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर है बेहतर शिकायत निवारण प्रणाली। इस संदर्भ में सरकार प्रयास कर रही है, इसमें ई गवर्नेंस को आप कोट कर सकते हो। जैसे ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जाता है, इसके माध्यम से आप अपनी शिकायत निवारण प्रणाली को और तीव्र मजबूत कर सकती है ना, सरकार जिसे करती है। जैसे यहाँ ट्विटर के माध्यम से आप अपनी शिकायत यहाँ दर्ज कर सकते हो, है ना, टैग करते हुए। तो ये सारी चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो जब भी आपको सुझावों के स्तर पर आपको लिखना हो, और इन्हें शामिल करना चाहिए जरूर। अब एक पॉलिसी को देख लेते हैं। जैसे एक मान लीजिए जनसंख्या को लेकर के विषय क्या है, जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या या जनसंख्या विस्फोट की समस्या। अब इसको लेकर के सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई पॉलिसी बनाई जाएगी। तो कैसे पॉलिसी बनाने के स्टेप वही है कि मांग क्या है भैया, यहाँ पर मांग यह है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट की समस्या आ सकती है, इसलिए इसे नियंत्रण करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी संदर्भ में 2021 से 2030 तक के लिए एक नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई सरकार के द्वारा। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन की समस्या बनी हुई है, इसीलिए भैया इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। अब इसी संदर्भ में इसके कुछ लक्ष्य डिसाइड किए जाएंगे, और लक्ष्य जो डिसाइड किए जाएंगे, और वह आप समझ सकते हैं इसकी मांग के आधार पे, मांग के आधार पर क्या विश्लेषक पहले देखेगा कि यहाँ पर क्या समस्या बनी हुई है जनसंख्या को लेकर के, और जो जनसंख्या को लेकर के समस्या बनी हुई होगी उसे दूर करते हुए तो हम डिसाइड करेंगे अपने टारगेट्स यह रहेंगे कि कैसे हम इन लक्ष्यों को अपने प्राप्त कर सकें। क्या क्या लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं, जैसे 2026 तक यहाँ बताया गया है कि जो कुल प्रजनन दर है आपकी 2.7 से घटकर के 2.1 व 2030 तक इसे 1.7 करना है। समझो यहाँ पर ध्यान से, जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है यह उत्तर प्रदेश का वर्तमान समय में कितना है, 2.7, बहुत अधिक है। और आइडियल क्या होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए, और हमारा जो नेशनल है वो 2 के आसपास ही बना हुआ है अभी, ठीक है। और वहीं उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर से बहुत अधिक है। तो बोले इसको क्या करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है टोटल फर्टिलिटी रेट को, है ना। तो टोटल फर्टिलिटी रेट को कितना लाना है, 26 तक 2.1 लाना है, और 2030 तक आपका 1.7 लाना है। देखो पहला लक्ष्य रखा। दूसरा जो आधुनिक गर्भ निरोधक प्रजनन दर है, इसको वर्तमान समय में 31.7 से बढ़ाकर कितना कर देना है, 45 करना है, और 30 तक इसको 52 करना है। फिर बात करते हैं मातृत्व मृत्यु दर की, MMR जो आपका है ना,
माताओं की जो मृत्यु होती है उसकी बात की जा रही है कि मातृत्व मृत्यु दर 197 बना हुआ है उत्तर प्रदेश का, बहुत हाई है। इसको घटा करके कितना कर देना है, 150 से 198 तक लाना है इसको। और शिशु मृत्यु दर यानी कि जो बच्चों की मृत्यु होती है उसे 43 से घटा करके 33 से 22 तक कर देना है। क्लियर बात है। पहले 2026 तक, एक सेकंड, 2026 तक आपका 150 टारगेट है और 2030 तक 98। वहीं जो शिशु मृत्यु दर है इसे 2026 तक 33 करना है और 2030 तक आपका 22 कर देना है। देखो लक्ष्य समझो, यहाँ पर लक्ष्य जो निर्धारित किए गए कोई बहुत ऐसे ऊट पटांग से आंकड़े नहीं है। आंकड़े वही हैं जब देखा विश्लेषकों ने कि भैया यहाँ डिमांड है, क्या यहाँ डिमांड बन रही है, एमएमआर को कम करो, टीएफआर को कम करो, है ना। तो इसी आधार पर इन्होंने अपनी पॉलिसी मेकिंग कर दी। उसके बाद पुरुषों के द्वारा जो लिया किए जाने वाले गर्भ निरोधक तरीके हैं इन्हें 10.1 से बढ़ा करके कितना कर देना है, 16.1 कर देना है। ये सारे देखो टारगेट्स हैं, इन सारे टारगेट्स को ही अचीव करना है। उत्तर प्रदेश सरकार का यही उद्देश्य है, ठीक है। अब बात करते हैं नई जनसंख्या नीति के प्रमुख प्रावधान। देखो नई जनसंख्या नीति के जो प्रावधान रखे गए हैं वो केंद्र में क्या है, केंद्र में है 2 चाइल्ड पॉलिसी। और केंद्र में यह क्यों रखी गई है, चूंकि उत्तर प्रदेश में क्या समस्या है, उत्तर प्रदेश में समस्या है TFR 2.7 होना, 2 से ऊपर होना। और क्या है उत्तर प्रदेश की पॉलिसी का उद्देश्य, क्या है, बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर के नीति बनाई गई है और इस नीति के क्रियान्वयन के संदर्भ में जो रखा गया है दो तरीके अपनाए गए हैं। एक तरीका है कि प्रोत्साहन देते हुए भैया, है ना, प्रोत्साहन मतलब ऐसे समझो। दूसरा है दंडात्मक प्रावधान। इसको और अच्छे से समझना है तो जानो, जब सरदार पटेल के द्वारा देसी रियासतों को लेकर के नीति बनाई गई थी तो एक हाथ में क्या रखते थे, गाजर रखते थे, दूसरे हाथ में क्या रखते थे, डंडा रखते थे, है ना। बोले गाजर खा लो आराम से मान जाओ, नहीं मानोगे तो डंडा है दूसरे हाथ में। तो यही पॉलिसी सरकार ने अपनाई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति को लेकर के। क्या कहा है, एक तो है प्रोत्साहन, यानी कि हम तुम्हें लालच देंगे, ऐसे समझो, लालच देंगे, मान जाओगे तो ठीक है और नहीं मानोगे तो दंडात्मक प्रावधान है हमारे पास, है ना, आगे डंडे ही लेके समझाना पड़ेगा। तो प्रोत्साहन वाले में क्या इन्होंने एक एक करके चीजें बताई हैं कि क्या क्या देखो आपको प्रोत्साहन मिलेगा। पहला इन्होंने बोला है कि यदि 2 बच्चे आपके होते हैं तो सरकारी कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। बताओ भाई, 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि दे दी जाएगी अगर आपके 2 ही बच्चे हैं, ठीक। देखो पहला लालच दिया। दूसरा, माता पिता बनने पर पूरे वेतन व भत्ते के साथ 12 महीने की छुट्टी। अगर 2 बच्चे हैं तो ध्यान रखना, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो माता पिता बनने पर पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीनों की आपको छुट्टी दी जाएगी। इसके साथ पेंशन स्कीम के तहत नियोक्ताओं के अंशदान में 30% की वृद्धि की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अंशदान में भी 3% की सारी वृद्धि की जा रही है। वेतन भत्तों के साथ 12 महीनों की छुट्टी दी जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के सेवा काल में 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी, यानी कि अन्य लोगों से जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी, कम मिलेंगी, 2 कम मिलेंगी, है ना। तो इस आधार पर क्या है, ये प्रोत्साहन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये सारे जो स्टेप्स हैं उठाए जा रहे हैं, ये सारे प्रोविजंस किए गए हैं। दूसरा है दंडात्मक प्रावधान। दंडात्मक प्रावधान ये रहेगा, अगर तुम्हारे 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो तुम सरकारी नौकरी के योग्य नहीं रहोगे, पहला ये। दूसरा, सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी, यानी कि गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो आपको नहीं देगी, ठीक है। 2 आपको समझ में आया, पहला सरकारी नौकरी के योग्य नहीं रहोगे आप, दूसरा सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको। अब दोनों देखना, यहाँ पर जब आलोचना होगी इस नीति की तो इन्हीं 2 पॉइंट्स को उठाकर ही आलोचना की जाएगी। ये 2 जो दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं, ठीक, अभी देख लेंगे हम इसकी आलोचना कैसे होती है। अब इन्हें लागू करने के लिए जनसंख्या कोष का गठन किया जाएगा, जहां सामुदायिक विकास कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, सभी का प्रचार व प्रसूति सुरक्षा हेतु योजनाओं को लागू की जाएंगी, ठीक है। अब ये हो गई मेन बात। अब इसको लेकर के जो मुद्दे हैं या चिंताएं हैं, एक एक को समझते हैं क्या क्या चिंता है। पहली चिंता कहां रहेगी, सरकारी नौकरी की बाध्यता वाली। बोले अगर हमारे 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो तुम हमें सरकारी नौकरी नहीं दोगे। अब इसको कोर्ट कैसे करेगा, कोई विरोध जो करेगा, बोले जो विरोध करेगा वो कहेगा हमारे संविधान में ही भैया लिखा हुआ है समानता का अधिकार। अब राइट टू इक्वलिटी की बात की जाएगी तो हमारे 2 बच्चे हो चाहे 3 बच्चे हो, हम सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, इसके आधार पर चुनौती दी जाएगी इस दंडात्मक प्रावधान को। दूसरा कि बाध्यकारी उपायों को लेकर बोला जाता है कि कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बाध्यकारी नहीं बनाया है इस तरीके के 2 बच्चे की आप रखो, है ना। बाध्यकारी करने के बजाय इन्हें जन जागरूकता के द्वारा, यानी कि आप अवेयर करो लोगों को, वो ज्यादा बेहतर है। बाध्यकारी रह करके इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो दूसरा तर्क इस तरीके से दिया जाता है, जो चिंता उठाई जाती है। तीसरा है भैया जो कठोर उपाय आपने कर दिया है 2 बच्चों वाला, इस संदर्भ में पुत्र की चाहत में लोग क्या करेंगे, भ्रूण हत्या करेंगे। बोले 2 ही बच्चे रखने हैं, ठीक है, पहला मान लीजिए भाई लड़की हो गई, अब दूसरा बच्चा यदि लड़की है, अब भ्रूण में भाई पता करेंगे, अब भ्रूण के बाद क्या होगा, एक समस्या होगी, पुत्र की चाहत में भ्रूण हत्या हो सकती है। तो इस संदर्भ में आपको भ्रूण हत्या में वृद्धि देखने को मिल सकती है। यह भी इनका तर्क है और मजबूत तर्क है।
चौथा तर्क है इनका गर्भ निरोधक, जो उससे महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं। यानी कि गर्भ निरोधक दवाओं पर रिसर्च हुई, यहाँ पता किया गया कि गर्भ निरोधक दवाओं से महिलाओं को ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में महिला नसबंदी में वृद्धि ज्यादा हो सकती है। समझ में आया? अब ये सारी समस्याएं थी, मजबूत तर्क थे। अब इसी कारण से इस पर अभी चिंता जाहिर बनती भी है भाई, इस पर चिंता स्वाभाविक सी बात है बनती है इस नीति पर। और स्वाभाविक सी बात है कोई भी पॉलिसी लाई जाएगी उसके क्या होंगे, कुछ लूप होल्स तो रहेंगे ही, कुछ चिंताएं रहेंगी। अब इसी का तो हमें क्या करना है, फीडबैक करना है, इसी का तो मूल्यांकन करना है और फिर इसमें सुधार करते हुए दोबारा सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, कुछ जो प्रावधान ऐसे हैं जो वास्तव में सुधार जिन पर बनता है, सुधार करेगी सरकार और दोबारा से लागू करेगी, है ना। यही बेसिकली किसी भी पब्लिक पॉलिसी का पूरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और इसी तरीके से उसको लागू करना चाहिए। समझ में आया? एक पब्लिक पॉलिसी पहले यह समझा दिया कैसे, इसका अवयव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, फिर क्या क्या ध्यान रखा जाता है, फिर आपको आगे बता दिया एक एग्जांपल लेते हुए कि एक कोई पब्लिक पॉलिसी मान लीजिए जनसंख्या नीति, जैसे पॉपुलेशन पर कोई पॉलिसी बनाई गई है, इसको समझा दिया हमने कि भाई अगर कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनाई जा रही है जनसंख्या पर तो उसको समझते हैं, पीछे जो समझा है उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको उदाहरण स्वरूप समझ लिया है। अब पब्लिक पॉलिसी पर कोई क्वेश्चन आएगा, आपको लिखने में समस्या नहीं होगी क्योंकि इस टॉपिक पर एक समझ आपकी बन जानी चाहिए। फिर है भाई ये कुछ आंकड़े देखो दिए हुए, जैसे मान लीजिए कानून व्यवस्था पर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने कहीं भी डायरी या रजिस्टर बनाओ और उत्तर प्रदेश से संबंधित डेटा वगैरह लिखना है वहां लिखो। जैसे लॉ एंड ऑर्डर पर कोई लिखना होगा, आपको क्वेश्चन लिखने को आता है, वहां आप अपना इंट्रोडक्शन बढ़िया बनाओ करंट बेस्ड। जैसे एनसीआरबी के अनुसार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो आपका, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सुभेद्य वर्गों के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि हुई है। ठीक है, सर्वाधिक सुभेद्य वर्गों के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि देखने को मिली है। ये डेटा देते हुए आप इंट्रोडक्शन एक बढ़िया लिख सकते हो। दूसरा, मानवाधिकारों को लेकर के यदि कोई प्रश्न आता है तो यहाँ गृह मंत्रालय को कोट करते हुए अपना इंट्रो बनाओ कि गृह मंत्रालय के अनुसार पिछले 3 वर्षों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। तो यहाँ आपकी चिंता भी जाहिर हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बंदा जानता है क्या स्थिति है वर्तमान समय में। इसके अलावा एक बढ़िया इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एग्जामिनर की नजर में भी आ जाओगे कि हाँ बढ़िया जानकारी है इसको, और रेफरेंस आप गृह मंत्रालय का दोगे, एनसीआरबी का दोगे तो और अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाता है आपका, कोई सतही इंट्रो भूमिका देने से, है ना। अब अगला टॉपिक क्या था, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली। यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ क्या है, शिक्षा प्रणाली उत्तर प्रदेश में और दूसरा स्वास्थ्य, तो दोनों हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को डिस्कस करेंगे, इसके साथ में चीजें बताते चलेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली पर जब लिखना होगा तो लगभग एक जैसा ही आपको सोचना होता है। यानी कि आपका फ्रेमवर्क दिमाग में क्या बनना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए कि इस टॉपिक पर लिखने को आएगा। कोई प्रश्न यदि पेपर 5 में आता है या पेपर 2 में या पेपर 3 में या ऐसे में कहीं पर भी लिखने को आ जाता है तो शिक्षा स्वास्थ्य ऐसे मुद्दे होते हैं जहां सोचने के संदर्भ में, जहां फ्रेमवर्क ब्रेनस्टॉर्मिंग के संदर्भ में लगभग एक जैसा ही आपको फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। और ध्यान से देखते चलना कि शिक्षा पर जैसे चीजें यहाँ बताई जाए उसी आधार पर आपको अपने नोट्स बनाने हैं स्वास्थ्य पर, है ना। यह काम खुद करना है, आज स्वास्थ्य पर आपको खुद से बनाना है और यहाँ समझ में आ जाएगा कि गूगल जो चीजें करनी है, जो बुक से मिलती है वो ठीक है, जो गूगल करनी है वो गूगल के संदर्भ में यहाँ शिक्षा वाले टॉपिक से समझ जाओगे क्या क्या आप गूगल करके अपने ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। जैसे शिक्षा प्रणाली पर सबसे बढ़िया देखो कोड है आपके पास, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। और यह कोट किसकी है, नेल्सन मंडेला की है, यहाँ लिख लेना आप, नेल्सन मंडेला की यह कोट है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार होता है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। क्लियर बात है, इतनी बढ़िया कोट अगर आप शुरू कर दोगे तो भी आपका जो आंसर है बहुत ही इंप्रेसिव हो जाता है, क्योंकि कोट भी कोई ऐसी उटपटांग नहीं डालनी है, टॉपिक जो है आपका उसी टॉपिक से संबंधित कोट ही आपको देनी चाहिए। फिर पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता है वो 67.68 है और राष्ट्रीय औसत साक्षरता क्या है, 74% के आसपास है। बताओ भैया, 67 उत्तर प्रदेश की है और राष्ट्रीय 74 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भी कम है। उसके बावजूद राष्ट्रीय स्तर से भी जो औसत पर है उससे कम उत्तर प्रदेश की है, तो चिंता का विषय है कि नहीं है विषय, बिल्कुल है। दूसरा, शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस है, बोले शिक्षा की बात करते हो और इंपॉर्टेंस के स्तर पर यदि आपसे पूछ दिया जाए क्या भैया महत्व है इसका, तो आप बताओगे कि 3 स्तर पर हम इसको सोच सकते हैं। एक, निजी स्तर पर उस व्यक्ति के लिए क्या महत्व हो सकता है शिक्षा का। दूसरा, समाज के स्तर पर, जिस समाज में वो रहता है वहां पर क्या महत्व हो सकता है। तीसरा, जिस राष्ट्र में रहता है वहां पर क्या महत्व हो सकता है शिक्षा का। चौथा, और आगे बढ़ सकते हो, वैश्विक स्तर पर भी सोच सकते हो। यहाँ जानोगे, जैसे निजी स्तर पर बताओगे तो व्यक्तित्व का विकास होता है जो शिक्षित व्यक्ति होता है। समाज के स्तर पर देखो, नागरिक सद्भाव बढ़ता है उस समाज में और सामाजिक कल्याण की भावना यहाँ जागृत होती है। क्लियर। और राष्ट्र के स्तर पर लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास होता है, इसके साथ साथ लोगों में नेतृत्व क्षमता का निर्माण होता है। तो ये शिक्षा का इंपॉर्टेंस है, यह शिक्षा का महत्व है। इस संदर्भ में
हमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी शिक्षा प्रणाली को अगर समझना है, बेहतर तरीके से शिक्षित समाज बनाना है उत्तर प्रदेश का, तो शिक्षा के सामने, उत्तर प्रदेश की शिक्षा के सामने जो जो बाधाएं हैं यह जाननी बहुत जरूरी है ना। कॉपी पर हमें इन्हीं को लिखना होगा और इनको समझना है। तो कैसे समझोगे? देखो, बाधाएं जब भी लिखनी होगी तो बाधाओं के संदर्भ में, जैसे यहाँ शिक्षा के संदर्भ में आप लिख रहे हो, और जब स्वास्थ्य के संदर्भ में बाधाएं सोचोगे तो यहाँ जैसे हम पहले वित्त के स्तर की समस्या बताएंगे कि फंड के स्तर पर क्या समस्या है हमारे आगे। दूसरा फिर हम प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर आप उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन पर जाओगे। ये सोचने का तरीका है। फिर आप ई एजुकेशन पर जाओ, समझो, दिमाग में फ्रेमवर्क बनाओ, ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसे ही हो जानी चाहिए, 5 मिनट में हो जानी चाहिए। प्राइमरी पर जाएंगे, सेकेंडरी पर जाएंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, यहाँ देखेंगे क्या समस्याएं हैं। फिर हम जाएंगे ई एजुकेशन पे। इसके अलावा फिर और कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड, जो जो बाधा है वह समझेंगे। यह 4-5 पॉइंट्स पहले आपके दिमाग में तुरंत आने चाहिए। फंड, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर और ई लर्निंग, जो ई एजुकेशन आज के समय में प्रचलित है। ठीक, ऐसे ही आप जब स्वास्थ्य में जाओगे, ध्यान से सुनना, यहाँ नहीं कराया जाएगा लेकिन लिखना ऐसे ही है। स्वास्थ्य पर जाओगे तो फंड की यहाँ भी समस्या है, फंड के स्तर पर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। फिर प्राइमरी स्तर पर प्राइमरी हेल्थ को लेकर के क्या समस्याएं हैं। फिर आप जाओगे जो उच्च, जो आपके मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, है ना, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं होती हैं। पीएचसी, सीएचसी, इन पर सोचोगे आप कि नहीं सोचोगे? प्राइमरी हेल्थ केयर जो होते हैं आपके, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, इनको सोचते हुए आगे फिर आप, जैसे वहां यहाँ हमने ई एजुकेशन पर सोचा ना, वैसे वहां टेलीमेडिसिन, आज के समय का टेलीमेडिसिन दौर है, तो टेलीमेडिसिन में क्या क्या समस्याएं हैं, अब इन्हीं में समाधान खोजते हुए जो जो सरकार की योजनाएं हैं वह बता दो, और जो जो कोई एनजीओ यदि कार्य कर रहा है बेहतर, उसके बारे में बताओ, सुझाव के स्तर पर जब बताना है, या कोई सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जा रही वो बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है वो बताओ। ये सब कंप्लीट करते हुए अपना स्वास्थ्य का जो टॉपिक है वह आपको लिख देना है, जैसे यहाँ शिक्षा का टॉपिक लिखेंगे। समझते हैं भाई? अपर्याप्त तो पहला हमने सोचा फंड के स्तर पर। फंड के स्तर पर आपने बताया कि यहाँ पर्याप्त रूप से पैसा नहीं मिल पाता है। अब इसको केवल इतनी बात बता दोगे तो ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास बढ़िया एक डेटा है, डेटा ये है कि बजट 2023-24 को रेफरेंस दिया और यहाँ कहा कि भाई मात्र 13% ही कुल व्यय जो एक्सपेंडिचर है इसका आवंटित किया गया है शिक्षा पर, जबकि और राज्यों का औसत देखा जाए वह भैया 15 के आसपास है। तो हम देखें तो राज्यों के औसत से भी कम खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर। यह है अपर्याप्त वित्त पोषण का बढ़िया डेटा के माध्यम से हमने इसको क्लियर कर दिया है ना, अपने पॉइंट्स को ऑथेंटिक कर दिया। दूसरा है प्राथमिक शिक्षण संस्थानों में। अब बताओ, प्राइमरी जो स्कूल्स देखते हो उसमें क्या क्या समस्या है। पहली इंफ्रा के स्तर की समस्या है, ढांचा, बुनियादी ढांचा बहुत गंदा है यहाँ का, है ना। स्कूल्स वगैरह कैसे बने हुए, कमरे वगैरह आप देख रहे हो खराब हैं। दूसरा है छात्र शिक्षक अनुपात। देखो, छात्र और शिक्षकों के बीच में अनुपात बहुत कम है, यानी कि प्रति जो छात्रों पर शिक्षक कितने हैं, तो 31 छात्रों पर एक शिक्षक है। यहाँ याद रखना, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में डेटा देना है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर दोगे तो 26 पर एक है, 26 छात्रों पर एक है, और यहाँ 31 छात्रों पर एक है आपके उत्तर प्रदेश में। जब स्वास्थ्य पर लिखोगे, यहाँ डॉक्टर और मरीजों पर रेशियो बताना है ना, कि उत्तर प्रदेश में गूगल क्या करना है आपको, यहाँ देखना है कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स यानी कि प्रति मरीजों पर कितने डॉक्टर हैं। ठीक है। फिर आते हैं माध्यमिक शिक्षा पर, तो वहां लक्ष्यहीनता, यानी कि कोई टारगेट नहीं रहता है। आप आओ सेकेंडरी में, जब आप 6 से 8 तक या 9 से 12 तक की शिक्षा लेते हो तो कोई लक्ष्यहीनता नहीं रहती है। दूसरा, लर्निंग आउटकम बेस्ड एजुकेशन नहीं है। क्या मतलब है इसका? यहाँ जो एजुकेशन रहती है परिणाम आधारित, रिजल्ट आधारित रहती है, यानी कि आपका रिजल्ट मायने रखता है, आप क्या सीख रहे हो ये मायने नहीं रखता है। यहाँ भी देख लो, अभी भी लोग शिक्षा जो ग्रहण करते हैं वो सीखने पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल अपने रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, है ना। जबकि लर्निंग आउटकम बेस्ड होनी चाहिए, उसके माध्यम से आप बहुत सारे एरियाज में कार्य कर सकते हैं। ठीक। फिर आते हैं हायर एजुकेशन पर। हायर एजुकेशन की एक समस्या है कि उच्च ड्रॉप आउट। बेसिकली 12th तक तो लड़कियों की संख्या दिखाई देती है आपकी एजुकेशन में, लेकिन इसके आगे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाते हो, बड़ी मात्रा में ड्रॉप आउट की समस्या, मतलब लड़कियों के जो आवेदन होते हैं, लड़कियों की जो समझ लीजिएगा कि उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन होता है, यह हमेशा कम दिखाई देता है ना। उसका कारण आप जानते हैं, पैट्रियार्कल सोच होती है कि महिलाएं क्या करेंगी पढ़कर। इस तरीके की सोच समाज में, ग्रामीण समाज में खासकर अभी भी विद्यमान है। फिर उच्च शिक्षण संस्थाएं, वहां पर अनुसंधान रिसर्च की कमी है ना, वह कार्य काफी धीमा है। और वाणिज्यीकरण की समस्या है, कमर्शलाइजेशन बहुत अधिक है। ये हो गई प्राइमरी, सेकेंडरी और उच्च शिक्षा के स्तर पर सोचना। फिर ऑनलाइन तंत्र। देखो, ऑनलाइन तंत्र हमारा जो ई एजुकेशन की लगातार बात करते हैं, उसके लिए जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है बहुत कमजोर है। यहाँ एक तरीके से समझ सकते हो डिजिटल विभाजन। डिजिटल विभाजन में एक डेटा आपके पास है कि 67% इंटरनेट जो उपयोगकर्ता लोग हैं वो शहरों में ही रहते हैं। बताओ भैया, जब 33% मात्र गांव में रह रहे हैं, तो कोई अगर इंटरनेट का प्रयोग करते हुए आप ई एजुकेशन देना चाहोगे, मान लो यहाँ ई एजुकेशन, तो गांव का कितना आदमी, मात्र 33% आदमी ही है जिसके पास इंटरनेट है, तो कितना आदमी यहाँ से जुड़ पाएगा, है ना। यहाँ समझ सकते हैं समस्याएं आपको। अब समस्याएं समझ में आई कि सुधार के हेतु क्या प्रयास हो सकते हैं, तो वहां भी सुधार के हेतु जब प्रयास सोचने हैं, वह भी देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस स्तर पर सोचना है। और वित्त के स्तर पर क्या समाधान हो सकता है, सुझाव दे सकते हो। जैसे निजी निवेश को यहाँ पर आकर्षित किया जा सकता है, ये बहुत सारे सुझाव होते हैं जो आप बता सकते हो। जैसे प्राइमरी
प्राइमरी शिक्षा को लेकर के, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के आप बताओगे कि इंफ्रा लेवल पर सुधार करने की जरूरत है, इसमें सरकार का कोई प्रोग्राम है? बताओगे हाँ भैया ऑपरेशन कायाकल्प है। यहाँ उत्तर प्रदेश बजट, उत्तर प्रदेश का जो सरकार का 2023-24 का बजट है, 1000 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है अवसंरचनात्मक यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार को लेकर के। दूसरा है सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता हेतु, यानी कि सभी को साक्षरता मिले और मूलभूत साक्षरता मिले, इसको लेकर के निपुण भारत मिशन चलाया जा रहा है। फिर माध्यमिक शिक्षा में जैसे बात की जाती है शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाई जाए, लर्निंग आउटकम बेस्ड शिक्षा दी जाए लोगों को, या सुझाव दोगे? इस संदर्भ में आपको परख पोर्टल बताना है, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय के बारे में बताना है, यहाँ से महिलाओं की यदि शिक्षा में या शिक्षा ग्रहण करने में भूमिका बढ़ाई जा सकती है। फिर उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा में देखो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, इसको जरूर बताइएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी केवल उच्च शिक्षा को लेकर के ही नहीं है, लर्निंग आउटकम बेस्ड शिक्षा के संदर्भ में कोई प्रयास अगर सरकार का बताना है तो नई शिक्षा नीति को जरूर बताना है। फिर अनुसंधान कार्य बढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ आप कोट करोगे राइज कार्यक्रम को, राइज कार्यक्रम के बारे में बताओगे कि भाई जैसे सरकार के द्वारा राइज कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से आपका अनुसंधान कार्य जो है बढ़ाए, इसको बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। रिसर्च वगैरह जो कमी दिखाई देती है आपको उच्च शिक्षण संस्थानों में, वो पूरी की जाएगी। फिर और सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है, जैसे बता देना है राजा महेंद्र प्रताप, मां शाकुंभरी और महाराज सुहेल देव विश्वविद्यालय, यह निर्माणाधीन है, तीनों प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। फिर ई एजुकेशन को लेकर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, पाठ्यक्रम आधारित पोर्टल स्थापित किया जा रहा है, जैसे दीक्षा ऐप बताना है, ई कंटेंट स्टूडियो की स्थापना हो रही है, साथ ही साथ राजकीय महाविद्यालय हैं जहां ई लर्निंग पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप तकनीकी शिक्षा पर भी बता सकते हो, जैसे नए नए इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना, और प्रदेश में 21 महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना हो चुकी है। और क्षमता निर्माण को लेकर के देखो, क्षमता निर्माण पर भी कार्य करना चाहिए, तो बच्चों में क्षमता निर्माण को लेकर के निष्ठा कार्यक्रम चलाया जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा, ये जरूर कोट करना है, यानी कि निष्ठा कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा, यहाँ पर क्षमता निर्माण का कार्य किया जाएगा बच्चों में। फिर स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, नीति आयोग के द्वारा कोई सूचकांक है स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, इसको बता देना है। यह दोनों ऐसे तरीके हैं जिससे बच्चों में क्षमता निर्माण का कार्य किया जा सकता है। ये कुछ प्रमुख सुझाव हैं जो आप जरूर शामिल करो, और जितने आपको ध्यान आते हैं स्टेप बाय स्टेप ही सोचना है, इधर उधर आप भटकोगे तो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपने पॉइंट्स नहीं डाल पाओगे। जैसे पहले प्राइमरी पर, सेकेंडरी पर, टर्सरी पर, मतलब उच्च शिक्षा पर, फिर ई शिक्षा पर, फिर तकनीकी शिक्षा पर, फिर आपको क्षमता निर्माण के स्तर पर कुछ और प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ जैसे आप एनजीओ वगैरह, एग्जाम्पल है प्रथम एनजीओ बता सकते हो, जो प्रथम एनजीओ काफी कारगर कार्य करता है यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में। जब भी प्राइमरी एजुकेशन के सेक्टर में आपको कोई सुधार या सुझाव देने हो तो प्रथम एनजीओ को कोट कर सकते हो। ऐसे कुछ आपके पास कोट करने के लिए एनजीओ के नाम होने चाहिए, एसएचजीज होने चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होने चाहिए, ताकि आप उन्हें यूज कर सको। अब आते हैं कंक्लूजन पर। देखो कंक्लूजन ऐसे ही स्वास्थ्य का भी बनाना है, और कंक्लूजन आप समझिए, अगर एजुकेशन के स्तर पर लिख रहे हो तो यहाँ आप कंक्लूजन लिखने का थोड़ा तरीका भी समझ लो, और क्या आपके पास कंक्लूजन के स्तर पर कंटेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, कंक्लूजन के कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से? प्राचीन शिक्षा पद्धति, गुरुकुल व्यवस्था, ये मात्र कीवर्ड है, इसको आपको शब्द देने हैं अपने। जैसे निष्कर्षतः हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा पद्धति को प्राचीन शिक्षा पद्धति जो कि गुरुकुल व्यवस्था के रूप में जानी जाती थी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। क्लियर बात है? इस तरीके का निष्कर्ष आपको देना है, या निष्कर्ष आप दे सकते हो जब तक निष्कर्ष अंततः शिक्षा व्यवस्था में उपरोक्त सुझाव करते हुए, सुझावों को लागू करते हुए हम वैश्विक पटल पर या विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित कर सकते हैं। ऐसे कुछ भैया क्या है, अपने पॉइंट्स, अपने शब्द दो ना, उनमें अपने शब्द दो, लेकिन कीवर्ड क्या है यहाँ पर? कीवर्ड में एक मिला आपको विश्व गुरु, एक कीवर्ड मिला आपको गुरुकुल व्यवस्था, और तीसरा कीवर्ड क्या है? तीसरा आपको समझाया था एसडीजी। एसडीजी के संदर्भ में अगर कोई टॉपिक मिलता है, जैसे यहाँ एसडीजी 4 और स्वास्थ्य में आपको एसडीजी 3, इसका रेफरेंस दे सकते हो। तो सतत विकास लक्ष्य 4 इसको निर्धारित करने के लिए, यानी कि इसको लागू करने के लिए या इसकी प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शिक्षा में जो उपयुक्त सुझाव दिए गए हैं इन्हें लागू करने की जरूरत है, तभी आप सतत विकास लक्ष्य 4 को प्राप्त कर सकते हो। क्लियर बात है? या जो आपका टारगेट लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो उसकी प्राप्ति तभी हो सकती है। तो ये आपके हो गए कंटेंट के स्तर पर। जब भी आपके पास में कंक्लूजन लिखना हुआ करे तो आपके पास कीवर्ड्स क्या होना चाहिए? यही कीवर्ड होना चाहिए। जैसे एजुकेशन पर जब भी लिखना होगा, एक एसडीजी 4 है हमारे पास कीवर्ड, विश्व गुरु है, गुरुकुल व्यवस्था है, या और सारे भी हो सकते हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल आपको मान लीजिएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई आर्टिकल आप आर्टिकल के साथ खत्म कर सकते हो। स्वास्थ्य का ले लेते हैं, जैसे स्वास्थ्य के संदर्भ में यदि आपको कोई कंक्लूजन देना है तो भाई आर्टिकल 21 का दे सकते हो, आप रेफरेंस दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, है ना।
इसके अलावा एसडीजी 3 के बारे में बता सकते हो। इसके अलावा एक आप कीवर्ड बना सकते हो, हेल्थ फॉर ऑल, दे सकते हो कि नहीं, हेल्थ फॉर ऑल है ना, स्वास्थ्य सभी के लिए, या सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। इस तरीके के कुछ कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए। यदि स्वास्थ्य पर कंक्लूजन लिख रहे हो तब, और शिक्षा पर कंक्लूजन लिख रहे हो तो देखो ये कीवर्ड्स दिए गए हैं। अब स्वास्थ्य वाला जो टॉपिक है ये आपको खुद से लिखना है, शिक्षा वाला समझा दिया गया, स्वास्थ्य वाले पर आपको विजन दे दिया गया, किस विजन पर अपना नोट्स बनाना है। एक पन्ने में ही नोट्स बना लेना है, ताकि जब आप रिवीजन करो ना बाद में, प्रीलिम्स के बाद में जब मेंस के आंसर्स लिखोगे तो वहां रिवीजन जब करो बहुत आसानी से रिवाइज हो जाए चीजें। ठीक, चलो फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं यहीं, और बताना भाई कि जो पॉलिटी का सेक्शन आज कंप्लीट कर लिया, सोशल, ये आपके सोशल जस्टिस के अंतर्गत या सोशल इश्यूज के अंतर्गत ये टॉपिक कंप्लीट किए जाते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य, तो इसे भी कंप्लीट कर दिया है। बचता क्या है, बचता है हमारे पास गवर्नेंस। अब केवल गवर्नेंस रह गया है, उसको भी कंप्लीट करेंगे बढ़िया से, फिर पेपर 6 को की ओर शिफ्ट करेंगे, और पेपर 6 कंप्लीट करने के बाद हम अपनी तैयारी को कंप्लीटली मोड़ देंगे प्रीलिम्स की ओर। ठीक, चलो फिर आज का डिस्कशन खत्म करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।